बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारे सामीन जो कि हमें पाकिस्तान भर से और इससे आगे से भी सुन रहे हैं, होपफुली सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम डॉक्टर सैयदा उरूज रियाज़ है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर मेडिसिन हूँ जिना मेडिकल डेंटल कॉलेज में। आज से हम पहली एपिसोड का आगाज़ कर रहे हैं। शो का नाम है वॉइस ऑफ डायबिटीज़। ये एक नई पॉडकास्ट है जिसमें हम आगाह करना चाहेंगे अपने सामीन को डायबिटीज़ को फोकस में रखकर। ये शो हर उस शख्स के लिए है जो कि डायबिटीज़ या आम ज़बान में कहते हैं शुगर के बारे में जानना चाहते हैं। इसके बारे में इसके मरीज़ हों, शुगर के मरीज़ हैं या मरीज़ के अटेंडेंट्स हैं या हर वो इंसान जो कि हेल्दी रहना चाहता है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड और पाकिस्तान में भी डायबिटीज़ की शरह बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। हमारी तरफ से ये अवेयरनेस का एक पहला इनिशिएटिव है। अच्छा, इसकी आगाही इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अवेयरनेस फैलाने से ये हमारी बेहतरी की तरफ एक पहला कदम है। हर एपिसोड में हम लीडिंग एक्सपर्ट्स को मदऊ करेंगे जो अपने एक्सपीरियंस और अपनी नॉलेज के हिसाब से हमें गाइड करेंगे। हर एपिसोड में हम लेटेस्ट गाइडलाइंस और रिसर्च के मुताबिक उनके एक्सपीरियंसेस को शेयर करेंगे। डायबिटीज़ के बारे में ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसकी शरह जितनी तेज़ी से पाकिस्तान में बढ़ रही है, अगर हमें अभी तक नहीं हुई तो आगे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि डायबिटीज़ हो जाए। अच्छा, इसमें जो वेरियस एपिसोड्स होंगे उसमें हम डायबिटीज़ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे। डायबिटीज़ चूँकि सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक हर चीज़ अफेक्ट कर सकती है, तो इसके बारे में आगाही ज़रूरी है। सो बी रेडी टू लर्न, बी इंस्पायर्ड एंड प्रिवेल अवेयरनेस। हमारी आज की एपिसोड के अंदर क्लिनिकल एक्सपर्ट जो मदऊ हैं वो डॉक्टर अवैस राशिद हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट एट लियाकत नेशनल हॉस्पिटल। अस्सलाम वालेकुम। आप हमारे इस इनिशिएटिव जो कि वॉइस ऑफ डायबिटीज़ है, इसके बारे में क्या सोचते हैं? अच्छा, वॉइस ऑफ डायबिटीज़ एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। जैसे कि हमें मालूम है कि जो डायबिटीज़ है बेसिकली इट्स ऑल प्रिवेंशन, स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज़, क्योंकि उसका बहुत बड़ा जो ताल्लुक है वो ओबेसिटी, मोटापे के साथ, वेट गेन के साथ, लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ है। तो जितनी अवेयरनेस होगी, एजुकेशन होगी, उतनी प्रिवेंशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। इसी तरह अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उसको कंट्रोल और किस तरह क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए और किस तरह कितनी वॉक करनी चाहिए, मेडिकेशन किस तरह कब लेनी चाहिए बेशक। और किस तरह टेस्ट कराने। तो अवेयरनेस जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा प्रिवेंशन, उतनी ज़्यादा बेहतर इलाज हम कर सकेंगे। तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और होपफुली इससे लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। चूँकि हम ये मेन जो इनिशिएटिव्स रख रहे हैं ये अवेयरनेस ऑफ मासेस के लिए ही रख रहे हैं, तो हर चीज़ हम बिल्कुल आसान सी ज़बान में इनको बताना चाहते हैं कि जैसे हम पहला वो रखते हैं कि शुगर क्या है और हमारे जिस्म को कैसे मुतासिर करती है। अच्छा, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। पता होना बहुत ज़रूरी है कि ये शुगर का मसला नहीं है, बल्कि इस बीमारी का असल नाम डायबिटीज़ है, यानी ग्लूकोज़ का मसला है। और ग्लूकोज़ बेसिकली हमारी डाइट में जो है वो नशास्ते को कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट। तो जब भी हमारा ग्लूकोज़ लेवल्स बढ़ते जाएंगे ब्लड में, तो डायबिटीज़ होने का चांस होता है या डायबिटीज़ हो जाती है। नेचुरली कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने जो इंसान के जिस्म में निज़ाम बनाया है, उसमें लबलबा पैनक्रियाज़ जो है वो इंसुलिन निकालता है और ग्लूकोज़ को नॉर्मल करता है जो हमारे खाने से आती है। लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, या तो उनका लबलबा इंसुलिन बनाना छोड़ देता है, या फिर जो वो इंसुलिन बनाता है वो नाकाफ़ी होती है या नाकारा होती है, जिसकी वजह से ग्लूकोज़ लेवल बढ़ जाते हैं। जब ग्लूकोज़, या जिसे आम ज़बान में लोग शुगर कहते हैं, वो बढ़ी भी रह जाए तो डायबिटीज़ होती है। और अगर वो काफ़ी अरसे ये सिलसिला चलता रहे तो हमारे जो आज़ा हैं, हमारे जो टिश्यूज़ हैं, सेल हैं, उनको वो डैमेज करने लगती हैं, जिसमें गुर्दा है, आँखें हैं, दिल है, दिमाग है, नसें हैं। इसी तरह और चीज़ें हैं, पूरे जिस्म का एक-एक आज़ा को मुतासिर करती है। हर चीज़ का एक लेवल होता है, अगर वो मुस्तकिल बढ़ी हुई रहेगी तो डेफ़िनेटली नुकसान का ज़रिया बनेगी, और अगर वो पेचीदगियाँ हो जाएँ तो ज़्यादातर मुस्तकिल होती हैं और उनका इलाज भी मुश्किल होता है। इसलिए डायबिटीज़ का इलाज भी ज़्यादातर प्रिवेंशन बेस्ड है और पहले किया जाता है, ताकि मुस्तकिल जो पेचीदगियाँ हैं, लंबे अरसे की ख़राब ग्लूकोज़, ख़राब शुगर से होती हैं, वो उनसे बचा जा सके। इसी तरह हम बताना चाहेंगे कि जैसे मोटापा क्या है और इसके सेहत पे क्या मुज़र असरात हैं। जी, बहुत अहम सवाल है, ख़ास तौर पे आजकल जबकि हमारे यहाँ लाइफ़स्टाइल बिल्कुल चेंज हो चुका है। हमारे यहाँ
रिवाज में आम तौर से वॉक नहीं है, वर्जिश का रिवाज नहीं है, बल्कि खाने पीने का बहुत ज़्यादा रुझान है, और ख़ास तौर पे ऐसे खाने जो बहुत तेज़ी से वज़न बढ़ाते हैं। मोटापा बेसिकली वज़न बढ़ने का नाम है। एक ख़ास लिमिट है, जैसे बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं, BMI। हम गोरों का अलग है, एशिया के लोगों का अलग है। तो अगर उससे ऊपर वेट बढ़ जाए, हाइट के एतबार से होता है वो, तो मोटापा शुमार किया जाता है। और इसी तरह पेट का जो वेस्ट सरकमफ्रेंस है वो बढ़ जाए, तो वो भी मोटापे में शुमार करते हैं। वेस्ट टू हिप रेशो भी कहते हैं कुछ लोग उसको, ठीक है। तो जैसे जैसे वज़न बढ़ता है तो डेफ़िनेटली उसकी बहुत बड़ी वजह वर्जिश का ना होना, ग़िज़ा की ज़्यादती होती है, इम्बैलेंस बेसिकली खाने पीने का और ना चलने फिरने का, या कैलोरीज़ को बर्न आउट ना करने का होता है। तो वज़न अगर बढ़ता जाएगा तो बेशुमार बीमारियों का ज़रिया बनता है। तो बहुत मशहूर है कि वो ब्लड प्रेशर करा सकता है, हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकते हैं, इसी तरह डायबिटीज़, शुगर करा सकता है, घुटनों की बीमारियां हैं, एक ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया खराटों की बीमारी है, यूरिक एसिड बढ़ सकता है। और आजकल तो बहुत ज़्यादा बड़ा मसला जो दुनिया भर में फ़ेस किया जा रहा है वो जिगर पे चर्बी का है, फैटी लिवर डिजीज़ जिसे कहते हैं, जिसकी कोई बहुत ज़्यादा इलाज इस वक्त दवा की सूरत में मौजूद नहीं है। तो बेशुमार, और ये चीज़ें अगर हो जाएं और अनकंट्रोल रहें तो फिर फालिज हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, आँखों की बीमारियां हैं, गुर्दे की खराबियां हैं, पैरों के ज़ख़म है उनका ख़राब हो जाना है। तो वो डायबिटीज़ से रिलेट करता है और इन बीमारियों से भी रिलेट करता है टू सम एक्सटेंट। कि उसकी जो शरह है वो बढ़ जाती है, जी बिल्कुल। कॉम्प्लिकेशंस हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं। जी बिल्कुल। तो इसी पे अगला सवाल जो है वो ये है कि डायबिटीज़ और मोटापा क्या ये आपस में रिलेटेड हैं, या ये ऐसा भी है कि मोटापा डायबिटीज़ का सबब बन सकता है? जी बिल्कुल, टाइप 2 डायबिटीज़ जो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा कॉमन है, 90 टू 95%, 90% के अराउंड होती है, उसका तो बहुत बड़ा ताल्लुक जो है वज़न से है। हालाँकि उसकी बहुत सारी चीज़ें अभी भी तक अनडिफाइंड है कि वो क्यों होती है, और कुछ जेनेटिक चीज़ें भी हैं, लेकिन वज़न से बहुत बड़ा ताल्लुक है उसका। अगर वज़न बढ़ता रहेगा, ऑब्वियसली ग्लूकोज़ लेवल बढ़ते रहेंगे, और वो ग्लूकोज़ कन्वर्ट होता है हमारे जिस्म में, चर्बी में, कोलेस्ट्रॉल में, ट्राइग्लिसराइड में, वो जिगर पे डिपॉज़िट होता रहेगा और मसाइल होंगे। तो बिल्कुल ताल्लुक़ है मोटापे का डायबिटीज़ से। मोटापा शुगर करा सकता है, और जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं अक्सर वो सेडेंटरी होते हैं, मतलब बैठे रहते हैं, ज़्यादा चलते फिरते नहीं है, खाना उनकी एपेटाइट, भूख बहुत ज़्यादा होती है। तो ये वाइस वर्सा होता है, मतलब वो एक चीज़ को करा सकता है, वो इसको भी करा सकता है, दोनों ही। पॉजिटिव कोरिलेशन है जी, दोनों में, इस मतलब ये एक दूसरे का पार्ट भी हो सकते हैं और एक दूसरे का सबब भी बन जी सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि अक्सर डायबिटिक पेशेंट को भूख भी बहुत लगती है, जी। ख़ास तौर पे जो लोग प्री डायबिटिक होते हैं, बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ वाले, या जिनका वज़न पहले से ज़्यादा होता है, तो उनके इंसुलिन लेवल बॉडी के बहुत ज़्यादा होते हैं। बढ़े हुए होते हैं। तो बार-बार उनको खाना, ख़ास तौर पे क्रेविंग्स होती है चॉकलेट्स की, मीठे की, तो वो खाते रहते हैं, वज़न बढ़ता रहता है। वो अपने सिम्पटम को जो है ना, जो अलामात उनको आ रही होती है, उसको बेहतर करने के लिए वो खाते हैं, वज़न बढ़ाते हैं, और अल्टीमेटली या शुगर हो जाती है, या शुगर वाले पेशेंट्स को मोटापा बहुत होता है। दोनों चीज़ हो सकती हैं। जी। अच्छा, जो डायबिटीज़ है तो फिर इसकी इब्तदाई अलामात क्या होती हैं? जी, ये बहुत अहम सवाल है कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, इसी तरह कुछ और बीमारियां हैं जो एसिम्प्टोमेटिक, जनरली इनकी गैर अलामती बीमारियां तस्वुर की जाती हैं। ऑल्दो कि इसकी मशहूर अलामतें हैं, लेकिन वो सब में ज़रूरी नहीं है कि हो जाए। इसलिए डायबिटीज़, जो हमारी पॉपुलेशन है जो बहुत एट रिस्क है फॉर डायबिटीज़, मतलब बहुत ज़्यादा चांस है कि एशिया के लोगों को डायबिटीज़, क्योंकि उसकी वजह है हमारे अज़ा पे फ़ैट ज़्यादा होता है, तो डायबिटीज़ का रिस्क भी ज़्यादा है। इसी तरह फैमिली हिस्ट्री, और पाकिस्तान का नंबर भी जो है दुनिया भर में पर पर्सन पॉपुलेशन जो है वो पहले नंबर पे है। सही। तो स्क्रीनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, अलामात हो ना हो, एक 35-40 इयर्स ऑफ एज हो, फैमिली हिस्ट्री हो, तो स्क्रीन करना ज़रूरी है। लेकिन फिर भी कुछ अलामात तो होती हैं, इसमें जो बड़ी-बड़ी अलामात हैं कि बहुत ज़्यादा पेशाब आना, प्यास लगना, ख़ास तौर पे रात को पेशाब आना, प्यास लगना, और एकदम से वज़न का गिर जाना, ये टिपिकल सिम्पटम है डायबिटीज़ के 3। सब में नहीं होते, लेकिन जब जिन लोगों में हो उन्हें तो फ़ौरन स्क्रीन करना चाहिए। इसके अलावा वो और भी सिम्पटम है जिसमें थकन, लो एनर्जी, इसी तरह बॉडी एक, पेन होना, पैरों में जलन, सुनपन होना, चोटियाँ चलना, और थके-थके से रहना,
तो और एकदम से बहुत तेज़ी से अगर वज़न बढ़ रहा हो तो भी स्क्रीन करनी चाहिए डायबिटीज़। तो बेसिकली स्क्रीनिंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सिम्पटम होते हैं, लेकिन ये मालूम होना चाहिए कि ये गैर अलामती बीमारी ज़्यादातर लोगों में होती है। इसी तरह इसीलिए ये इंसिडेंटली डिस्कवर बहुत होती है। मसलन कोई किसी और वजह से टेस्ट कराता है। बुखार के लिए गए, किसी और चीज़ के लिए गए, तो उनको ये पता चल गया। हमारे यहाँ जैसे स्क्रीनिंग ड्राइव्स नहीं हुआ करती, हमारे यहाँ स्कूल्स, कॉलेजेस में, इवन ऑफिसेज़ में, अब कुछ ऑफिसेज़ जो मर्दानी नेशनल हैं या ऐसे, वो शायद कुछ स्क्रीनिंग ड्राइव्स किया करते हैं। तो लाइक जैसे हम अपनी क्लासेस में, मैं डिफरेंट बच्चों से पूछती हूँ कि आपके घर में कितने लोग हैं जो कि फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स के अंदर डायबिटिक्स हैं। कम से कम भी आधी क्लास जो है वो हाथ उठा लेती है कि, तो हम उनको मोटिवेट करते हैं कि जी आप जो है वो अपनी शुगर का भी, अभी अब वो बच्चे होते हैं 20-22 साल के, जी। तो वो अभी भी अपने स्क्रीनिंग को, प्रोटोकॉल को अपना सकते हैं और ये अवेयरनेस आगे भी दे सकते हैं। अच्छा, इससे अगला सवाल जो है वो ये है कि मोटापे की रोकथाम के लिए या वज़न कम करने के लिए आप क्या इंफॉर्मेशन दे सकते हैं मासेस को? देखिए जी, मोटापे हमारे यहाँ कराची में तो आपको पता है कि आप तो प्लेग्राउंड्स बहुत कम हो चुके अनफॉर्चुनेटली, हैं। जी, जी। हमारे स्कूल में जो पहले स्पोर्ट्स की एक्टिविटी बहुत रेगुलर होती थी, वो भी कम हो चुकी है। और बल्कि हमारे यहाँ तो घूमने की जगह भी खाने की जगह होती है। तो ऐसी जगह पर मोटिवेशन ही की जा सकती है। ख़ास तौर पे ये जो बच्चे हैं स्कूल्स के, इनको अवेयरनेस दी जा सकती है, बताया जा सकता है। और लोगों को मतलब इस तरह के लिए मोटिवेट करना कि वो एक्सरसाइज पे तैयार हों, उनको बताया जाए कि इतने स्टेप्स चलने ज़रूरी हैं। जी, जी। इतनी देर तक अगर आप फिज़िकल एक्टिविटी करते रहते हैं तो आप बचे रहते हैं इन बीमारियों से। वज़न अगर आपका बढ़ रहा हो तो उन पे नज़र रखना ज़रूरी है कि वज़न बढ़ रहा है, तो फ़ौरन से डाइट को अपना देखना, एक्सरसाइज को करना। तो बेसिकली मोटिवेशन तो एजुकेशन से ही आ सकती है, जिसके लिए इस तरह की एक्टिविटीज़ की जा हम सकती है। एक्सरसाइज के बारे में क्या एजुकेट कर सकते हैं? किस नौइयत की कितनी एक्सरसाइज की जाए? अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, एक्सरसाइज के तो बहुत से जो हैं तरीके हैं ना। हमारे यहाँ पार्क्स की तो कमी है, लेकिन जिम है। इसी तरह लोगों के यहाँ रनिंग मशीन है, साइकिलिंग मशीन्स है, और योगा एक अच्छी एक्टिविटी है, वो की जा सकती है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो एक घर में, एक कमरे में भी हो सकती है, इसके लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती। ऑल्दो कि ब्रिस्क वॉक जो है वो रिकमेंडेड होती है कि अगर हेल्दी इंडिविजुअल हो, फिट इंडिविजुअल हो और उसे कोई और बीमारी लाहिक ना हो, तो वो एक अच्छी वॉक करे, ब्रिस्क वॉक, जो कि आधा घंटा होती है, हफ्ते में 5 दिन करे और कोशिश करे कि उसको रेगुलर करे। 2 दिन ऐसे ना गुजारे जिसमें वॉक ना करे, बल्कि 1 दिन ब्रेक ले ले, 1 दिन कर ले, फिर 1 दिन ब्रेक और फिर रेगुलर उसको कर ले। अगर कोई शख्स आधा घंटा नहीं कर सकता हफ्ते में, तो 45 मिनट्स कर ले, ऑल्टरनेट डेज इन अ वीक कर ले। और अगर कोई ये भी नहीं कर सकता तो कोशिश करे 10,000 स्टेप्स जो हैं वो अपने डेली के पूरे करे, जिसका प्रिवेंशन में अच्छा रोल है। ये नहीं कर सकता तो 7,000 तो कम से कम करने चाहिए। और अगर ये भी नहीं कर सकता तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल को ब्रेक करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि मुस्तकिल जो बैठे रहना है, इससे ये प्रूवन है कि हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ते हैं और फालिज के चांसेस बढ़ते हैं। तो हर आधे घंटे बाद, 25 मिनट बाद उठ के कोई चक्कर लगा के आके बैठ जाए। जैसे ऑफिस वाले लोग होते हैं, बैंक की जॉब करते हैं, तो मुस्तकिल बैठे रहते हैं। इंजीनियर्स हैं जो कंप्यूटर के आगे बैठे रहते हैं, या फिर स्ट्रेचिंग कर लें। मगर कंसिस्टेंटली जो सेडेंट्री बिहेवियर है, इसको ब्रेक करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो एक्सरसाइज के नंबर ऑफ मेथड्स हैं। हम हल्के वेट्स लेके उनको लाइट वेट से अपनी एक्सरसाइज कर सकता है। तो मोटिवेशन आजकल इम्पोर्टेंट है। वॉचेस के अंदर बड़ी अच्छी वो आ रही है कि यू हैव बीन सिटिंग फॉर टू लॉन्ग, जी। या ऐसे करके, जैसे कुछ लोग कहते हैं हम पानी पीना भूल जाते हैं या कुछ जी। ऐसे, तो उनसे ये कह दें कि आप एक कुछ अलार्म्स की तरीके से लगा लें कि आप इतनी देर तक अगर कोई एक एक्टिविटी कर रहे हैं तो आप उठ के फिर चलना शुरू कर दें। जी। अच्छा, ये ब्रिस्क वॉक और टहलना, फ़र्क क्या है इसमें? ब्रिस्क वॉक तो इतनी है, मतलब कि उसमें आपकी स्पीड ज़्यादा होगी, ना दौड़ रहा है ना चल रहा है। लेकिन जो टहलना है वो तो बहुत स्लो वॉक बहुत होती स्लो हो जाएगी। है, इसलिए जनरली रिकमेंडेड भी है। हमारे यहाँ लोग खाना खाने के बाद चहलकदमी को जी, जी। समझते हैं। जी, जी। लेकिन जो बेहतर तरीका ये है कि खाली पेट की जाए वॉक, और अगर खाना खा चुके हैं तो उसके 1.5 से 2 घंटे बाद कर ले तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो उसके कुछ असरात होते हैं जिस्म पे, वो नहीं होंगे। चहलकदमी बुरी नहीं है,
लेकिन इनिशिएटिव के लिए अच्छी है, जी हाँ, लेकिन कंटिन्यूएशन के लिए मेरे ख्याल में ब्रिस्क, क्योंकि ब्रिस्क मेरे ख्याल में भरे पेट हो भी नहीं वो भी पाएगी। नहीं वो जितना जी। तेज़ी से हम सांस फुलाना चाहेंगे वो हो नहीं पाएगा पेशेंट जी। पे। दूसरी बात एक और इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई शख्स बिल्कुल नहीं चलता तो डेफ़िनेटली वो ब्रिस्क वॉक तो कर नहीं सकता। उसका तो इतना स्टैमिना नहीं है, साँस फूल जाएगा, थक जाएगा, दर्द होने लग जाएगा, तो वो छोड़ ही देगा। तो वो अपने बेसलाइन से आगे बढ़ जाना, मतलब एक आदमी बिल्कुल स्टैटिक था, बैठा रहता था, लेकिन अब वो रोज़ाना 10 मिनट चल लेता है अलग से वक़्त निकाल के, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसको फिर ग्रेजुअली बढ़ाया जा सकता है। अच्छा, डायबिटीज़ और मोटापे के लिहाज से खुराक में आप क्या तब्दीली एडवाइस करेंगे? मिक़दार को कम करना बहुत ज़रूरी है खाने में, ख़ास तौर पे चावल की। इसी तरह जो चिकनाई वाली चीज़ें हैं, तली हुई चीज़ें हैं, मुरग़्ज़न ग़िज़ाएँ, बेकरी की चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक, फ़ास्ट फ़ूड, इनकी कंज़म्पशन को, इनके इस्तेमाल को कम करना भी ज़रूरी है, ताकि इन चीज़ों से बचा जा सके। बाकी ये कि खाने में फिर जो चीज़ें हैं, मतलब अब इन चीज़ों को कम किया जाए तो ज़ाहिर-सी बात है भूख बढ़ती है। तो फिर जो खाने में सलाद का पोर्शन है उसे बढ़ाया जा सकता है। इसी तरह सालन है, रायता है, दही का इस्तेमाल है, और सब्ज़ी है, दाल है, इसका पोर्शन बढ़ा लेना चाहिए। और वक्फ़े जो है ना लंबे नहीं रखने चाहिए अपने खाने के। मसलन जो है खाने के ढाई 3 4 घंटे शॉर्ट इंटरवल्स पे। जी, फ्रूट ले सकते हैं, स्नैक ले सकते हैं, भुने हुए चने हैं, पॉपकॉर्न है, ड्राई फ्रूट है, कोई भी फल है मौसम का वो ले सकते हैं। जूस और शेक को भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो भी इसका ज़रिया बनते हैं। असल में हमारे यहाँ डाइट के लिए मिसकॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। हम किसी से पूछें कि आप कितना क्या खाना खाते हैं, जी। तो वो उसको बताएँगे ही अपनी स्टेपल डाइट से कि मैं इतनी रोटी या इतना चावल खाता हूँ। जी। हम जो सालन या सैलेड या कोई ऐसी चीज़ है, उसको डाइट का हिस्सा समझते ही नहीं है। बल्कि इनफैक्ट अगर उनको ये एग्ज़ाम्पल दी जाए कि जैसे आप स्टेक ऑर्डर करते हैं, तो उसके अंदर जो सिर्फ़ मीट होता है, वो खा लिया जाता है, जो साइड में उसकी सब्जियाँ होती हैं, वो जैसे आती हैं वैसी चली जाती हैं। हाँ, या फ्राइज़ आएँ उसके साथ तो बात अलग है कि वो सारे इस्तेमाल हो जाएँगे, लेकिन सैलेड्स इम्पोर्टेंट कंपोनेंट नहीं होते। जी। तो अगर हम उनको ये प्रोटीन्स के हिसाब से बताएं कि जो लीन मीट है वो इतना हो, जो रोटी है उसकी मिकदार बढ़नी नहीं चाहिए, वो एक है तो एक ही रहे। अगर एक्स्ट्रा भूख लग रही है तो आप सब्जी से या सालन से जो भी है वो चम्मच से खा लें बड़े। जी, बिल्कुल। क्योंकि अगर किसी को बिल्कुल से कह दिया जाए कि रोटी और चावल बंद कर दें, उनको तो लगता है कि उनके ऊपर डेथ सेंटेंस हो गया कि हाँ जी। फिर आगे खाना जो है वो अलाउ। सही बात। अच्छा, किसी को अगर शुगर या मोटापे की जल्दी अभी तशख़ीस हुई है, तो वो फ़ौरन से मतलब वो क्या करे इसको आगे कंटिन्यू करने के लिए? अगर किसी को अभी-अभी तशख़ीस हुई है, तो वो फ़ौरी तौर पर क्या कर सकता है अपने लिए? देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि एक तो किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट किया जाए जो कि डायबिटीज़ में इंटरेस्ट रखता है। फिजिशियंस हैं, इंटर्निस्ट, फैमिली मेडिसिन के लोग हैं, इसी तरह एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं। अब तो डायबिटीज़ को बहुत लोग देखते हैं, ठीक है, और बहुत अच्छा देखते हैं, क्योंकि इतनी डायबिटीज़ हो चुकी है, हर कोई तो स्पेशलिस्ट तक पहुंच भी नहीं सकता। नहीं पहुँच सकता। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये कि डाइट को बेहतर करना, जो कि हमने डिस्कस किया कि कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी को कम करना, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, चीनी, गुड़, उससे बनी हुई तमाम चीज़ें बंद कर देना, और बाकी जो रोटी चावल के पोर्शन है उसे कम कर देना। इस तरह सैलड और दूसरी चीज़ों को बढ़ा लेना। दूसरी बात है कि एक्सरसाइज को स्टार्ट करें, जैसे कि बताया कि आधा घंटा वॉक है, कोई रनिंग है, साइकिलिंग है, स्विमिंग, जॉगिंग, मतलब कोई भी है, स्पोर्ट्स, जिम वगैरह को ज्वाइन कर ले और अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को बढ़ाएँ। तीसरी चीज़ ये है कि फिर डाइट, एक्सरसाइज के साथ मेडिकेशन का रोल आता है। वो डेफ़िनेटली जब डॉक्टर के पास जाएगा तो कुछ मॉनिटरिंग के साथ चले जाए तो बेहतर है। जो टेस्ट कराए हैं 3 महीने वाला जो HbA1c होता है वो कराया, या फास्टिंग रैंडम चेक कराया, तो वो लेके जाएँ, ताकि अगर ज़रूरत है तो दवा शुरू की जाए। दवा जो फिर दी जाए तो उसको भी रेगुलरली लिया जाए। कुछ लोग समझते हैं कि आप ग्लूकोज़ बेहतर हो गया तो वो दवा को छोड़ दें। छोड़ देते हैं। जी, जी। जबकि ये एक लॉन्ग टर्म डिजीज़ है, इसको होने में भी वक़्त लगा। जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वो तो पहले प्री डायबिटीज़ होती है, 2-3-4 साल वो चलती है, उसके बाद जाके डायबिटीज़ होती है। वो दिन में नहीं होती या महीने में भी नहीं होती, कुछ टाइम लेती है। इसी तरह उसमें एक अब जो है रेमिशन, यानी कि रिवर्स भी हो जाती है, लेकिन जिन लोगों में ये टाइप 2 डायबिटीज़ रिवर्स होती है बहुत कंसिस्टेंट होते हैं, मुस्तकिल मिजाज होते हैं, डाइट के, फिज़िकल एक्टिविटी के, और अपने वज़न का कुछ हिस्सा हाँ। कम कर लेते हैं, तो उससे फिर होती है। लेकिन जिस फिज़िशियन ने ये दवा दी है तो उसी से मिलते रहें, ताकि वो ही अगर दवा बंद भी करे तो डॉक्टर बंद करे, और ताकि वो काउंसिल करे कि अगर आपकी दवा की अब ज़रूरत नहीं है, ये रिवर्स हो गई, रेमिशन में चली गई, तो आपको फ़ॉलो अप पे रहना है,
वक्फे से इन चीज़ों को टेस्ट करते टेस्ट करा के दिखाते रहना या देखते रहना है, क्योंकि ये रिलैप्स भी होती है। जो डायबिटीज़ गायब हुई है ये वापस भी आ सकती है, रिलैप्स भी हो सकती है। तो ये तो जिस्म की सलाहियत है, ये कोई मलेरिया या टाइफाइड तो नहीं कि इसको दवा दी और ये ख़त्म। हाँ, वो लाइफस्टाइल अगर चेंज हो जाएगा तो फिर मेरे ख्याल में सब चीज़ें बिल्कुल वापस आ जाएंगी। जी अच्छा, जैसी तशखीस होती है ना तो आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो डिनायल में चली जाती है कि नहीं मुझे तो शुगर नहीं हो सकती। जी बिल्कुल। उनको इस डिनायल से बाहर निकालने के लिए काउंसलिंग बहुत ज़्यादा, तो मेरे ख्याल में ऑब्वियसली सिर्फ शुगर के जो जीपीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा इसके अंदर हमें हेल्प कर सकते हैं कि जो पेशेंट्स हैं उनके नंबर से ज़्यादा उनसे बात करने पे ज़्यादा फोकस किया जाए, तभी वो आपके ट्रीटमेंट को अडहेयर करेंगे, वरना वो ट्रीटमेंट शायद मानेंगे भी नहीं। जी बिल्कुल। सही बात है। देखें अक्सर तो जैसे हमने डिस्कस किया ना कि ये एसिम्प्टोमेटिक होती है, इनसे हादसाती तौर पे पता चलती है। तो कब आप हमारे पास कितने लोग आते हैं उन्हें ये पता है। 2 साल पहले हमने चेक किया था 400 आ रहा था, उन्होंने कहा मतलब डिनाइल में चले गए, उसको कि एक्सेप्ट। ग्लूकोमीटर गलत है। हाँ ठीक है जी बिल्कुल, और उसको फर्दर टेस्ट ही नहीं किया। लेकिन अब आए किसी और वजह से या अब अलामात हो रही है तो पता चला असर अब तो डायबिटीज़ और ज़्यादा ख़राब। जी जी। तो बिल्कुल एजुकेशन, इसलिए इस तरह के जो सेशंस हैं ये भी इम्पोर्टेंट है अवेयरनेस के एतबार से कि ये कितना मतलब बीमारियों की माँ समझा जाए। कुछ कोई इसे साइलेंट किलर कहता है, कोई इसे कुछ कहता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसको वक्त पर आइडेंटिफाई किया जाए, वक्त पर इसको इलाज किया जाए और इसकी कंट्रोल से, इसकी पेचीदगियों से बचा जाए। यही हमारा शायद आखिरी वो है कि आम आवाम के लिए आप क्या पैगाम देना चाहते हैं कि वो शुगर यानी डायबिटीज़ और मोटापे के लिए क्या करें? देखिए पाकिस्तान में तो डायबिटीज़ बहुत प्रेवलेंट है। मतलब 2017-18 का सर्वे बताता है कि हर चौथे आदमी, तीसरे चौथे आदमी को डायबिटीज़ थी। लेकिन ये भी पुराना हो चुका है। उसके बाद तो हमारी कोविड आया और लाइफ बिल्कुल ही चेंज हो गई। पहले तो लोग फिज़िकल मीटिंग्स कर लेते थे, अब तो वो ऑनलाइन मीटिंग, ज़ूम आ गए, इस तरह की जी, जी। चीज़ें आ गई। और डाइट तो बिल्कुल टोटली टर्न अराउंड है। अब तो गांव देहात में भी जो है अच्छी चीज़ें मतलब जिसको फूड बहुत, पांडा। जी हाँ, फूड फांडा कह लें, बिरयानी बहुत अच्छी मिलती है। इस तरह की चीज़ें हैं जो बहुत मज़े की होती हैं। और वेट तो अब गांव देहात में भी बढ़ जाते हैं लोगों के। तो डायबिटीज़ बहुत प्रेवलेंट है और बहुत कॉमन है। इसी तरह बच्चों में मोटापा तेज़ी से बढ़ रहा है क्योंकि उनकी एक्टिविटीज़ फ़िज़िकल बहुत कम हो गई। मोबाइल्स आ गए और टैब्स आ गए, गेम्स आ गए, गेमिंग जोन्स आ गए, पता नहीं क्या आ गया ना। तो वो एक्टिविटी जो हेल्दी थी वो चली गई और मेंटल एक्टिविटी तो ज़्यादा हो गई लेकिन फ़िज़िकल नहीं है। और डायबिटीज़ एक फ़िज़िकल डिसेबिलिटी का मतलब एक फ़िज़िकल इनएक्टिविटी की वजह से ही ज़्यादा होती है, टाइप 2 ख़ास तौर पे। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक्सरसाइज, डाइट करते रहे। वज़न बढ़ रहा है तो वज़न बढ़ने को रोका जाए, बल्कि अपने वज़न को वापस किया जाए और ऐसी ग़िज़ाओं से बचा जाए जो इन बीमारियों का ज़रिया बनते हैं। मसलन नाशास्ते वाले खाने और ये जो फैटी मील्स हैं, बेकरी, कोल्ड ड्रिंक, फ़ास्ट फूड और जो ईज़ी अवेलेबल हैं लेकिन बीमारियों का ज़रिया है। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपको डायबिटीज़ होती है तो कोई भी दुकानदार, कोई भी कंपनी आपके साथ हॉस्पिटल नहीं आती। वेरी मच वो तो बल्कि आपको और कहते हैं कि अब हमने पहले वो कोल्ड ड्रिंक बेचते हैं, फिर वो डाइट कोल्ड ड्रिंक बेचते हैं, पहले वो आइसक्रीम बेचते हैं, फिर डाइट आइसक्रीम बेचते हैं, पहले वो नॉर्मल फ़ालूदा होता है, फिर डाइट फ़ालूदा भी तो उनका बिजनेस तो चल रहा है। तो उनका काम चलता रहता है। नॉर्मल मिठाई होती है, डाइट मिठाई। दूसरी बात, कौन यहाँ पे पूछता है कि किस कंपनी ने, किस दुकानदार ने न्यूट्रिशनिस्ट को बिठा लिया जो डाइट मिठाई डिज़ाइन करे, डाइट खाने डिज़ाइन करे। वो वही आदमी होता है और वही सुकराल और क्या वो हम पेशेंट से ये बोलते हैं ना कि मैंने ये लिया था तो ये तो डाइट था। मैंने कहा ये बेचने के लिए बेहतरीन हरबा है कि किसी भी चीज़ के आगे डाइट लगा दिया जाए, वरना दुनिया में अब तक कोई चीज़ डाइट बनी नहीं है। बिल्कुल 100%। So this brings us to the end of our episode. I hope इस एपिसोड और इस तरह की दीगर एपिसोड्स के ज़रिए हम अपने मासेस को अवेयर कर पाएँ और अगर कुछ असर रसूख रखने वाले लोग हैं जो कि स्टेट लेवल पे कोई चेंजेस ला सकते हैं, तो मेरे ख्याल में हम डायबिटीज़ जो कि वबा की तरह फैल रहा है, इसके बारे में हम कुछ कर सकते हैं। शुक्रिया। वो आपके लिए लाया है आपका अपना पर्सनल डायबिटीज असिस्टेंट डायबॉट, जिसकी मदद से आप अपना और अपने चाहने वालों का फ्री डायबिटीज रिस्क असेसमेंट करवाने के साथ साथ डायबिटीज के बारे में मुकम्मल मालूमात बिल्कुल मुफ्त हासिल कर सकते हैं। तो अभी अपने पर्सनल डायबिटीज असिस्टेंट डायबॉट के व्हाट्सएप नंबर 0333
032026 पर राब्ता करें। फार्मीवो का ख्वाब, एक सेहतमंद मुआशरे का क़याम।